right. Good evening, good evening, everyone. So, the purpose of this session is to address few of the frequently asked questions on Instagram. So मुझे लगा कि एक बार वो सारे questions को एक साथ में address कर दिया जाए तो वो easy रहेगा हमारे लिए. कुछ important questions को एक बार हम पहले pick up कर लेते हैं. सबसे पहले तो मैं यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात करना चाहूँगा जो स्टूडेंट्स की अभी एग्ज़ामिनेशन की डेट अनाउंस हुई है. जैसे कि पर्टिकुलरली आपको आइडिया ही होगा कि जो इस साल का नीट पीजी का एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन होते फाइनली वो आ चुका है सितंबर में. तो अब ये जो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, जो भी हमारे पास 50+ डेज़ हैं, इसके बारे में हमें कहीं ना कहीं वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर. उसके बारे में हमें थोड़ी सी यहाँ पे पहले हमें डिस्कशन करनी है. क्या क्या क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आप लोगों ने ऑलरेडी मुझसे अपने मेरे मैसेंजर में शेयर किए हैं, मैं उसके बारे में बात करूँगा. पहला तो एक क्वेश्चन सबसे कॉमनली जो आया है उसके अंदर वो ये आया है कि सर मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, बिकॉज ऑफ सर्टन पर्सनल इशू. लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी ने मुझे मैसेज किया कि अप्रैल के बाद से मेरा जो मोमेंटम है वो डिस्टर्ब हो गया है, कि अप्रैल के बाद से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, मुझे कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं आ रही है कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए. और कोविड की वजह से सम पर्सनल लॉस हैज़ हैपेंड एंड आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू give my best in the remaining duration of time that I have. So एक क्वेश्चन ये बहुत कॉमन है जो सबने मुझसे पूछा है. देखो मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू फर्स्ट एड्रेस द थिंग्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट. एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, बट देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर मोर इम्पोर्टेंट देन द एग्ज़ाम. सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट देम. आप कहीं ना कहीं इस बात को मान के चलिएगा कि इस सेकेंड वेव में तकरीबन सब ने ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी लेवल पे खोया है. किसी ने इंसान को खोया है, किसी ने मानसिक संतुलन को खोया है, किसी ने कुछ खोया है, किसी ने कुछ खोया है. तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम जब बात करते हैं किसी एक ट्रॉमा की दैट वी हैव गॉन थ्रू, ठीक है, यहाँ से द रूट टू रिकवरी स्टार्ट्स. दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन नेचर, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द ह्यूमन बायोलॉजी, दैट वॉट एवर हैज़ हैपेंड, वॉट एवर इज़ गॉन. यहाँ से द रोड टू रिकवरी स्टार्ट्स. हाउ डज दैट रिकवरी स्टार्ट्स? You start doing what you are destined to. You start doing what you are supposed to. And as of now, what you're supposed to do, you're supposed to prepare. You're supposed to study. You're supposed to actually justify the reason because of which you came to this profession. जब आप डॉक्टर बन रहे थे या आप शुरुआत कर रहे थे, आप MBBS में आ रहे थे, तो क्या आपको ये सब चीज़ों का उस वक्त पे आइडिया था कि नहीं था कि ये जो सफ़र है ये इतना आसान नहीं होने वाला? आपको आइडिया था, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक एम, कोई विजन, कोई फोकस, कोई लक्ष्य, कोई मकसद कुछ ना कुछ ज़रूर रहा जिस वजह से आपने शुरुआत करी. सो माई सजेशन इज़ टू रिमेंबर दैट रीज़न, रिमेंबर दैट वाई, ट्राई टू get yourself back into the rhythm of studying for this final lap for the NEET PG of this year 2021. You have to think of the larger picture. You are at that age and stage in life where, believe me, you are not supposed to accept and expect excuses. ना तो एक्सक्यूजेस आप एक्सेप्ट करेंगे किसी के और ना आप अपने आप से एक्सपेक्ट करेंगे. You will only try to work hard for justifying the reason with which you started. तो पहली चीज़ तो ये है. क्यों बोल रहा हूँ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सबके दिमाग की, ब्रेन की एक लिमिटेड कैपेसिटी है. अगर उसके अंदर कोई एंजाइटी है या कोई स्ट्रेस है या कोई और चीज़ है तो उसके अंदर पढ़ाई नहीं घुस सकती. तो it has to be actually empty from all the other distractions so as to fit in what is supposed to fit in. कि पढ़ाई करनी है आगे. तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को खाली करिए. कोई भी चीज़ जो आपको इस वक्त परेशान कर रही है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में है, चाहे प्रोफेशनल स्पेस में है, चाहे जो भी है, यू हैव टू फर्स्ट लेट गो ऑफ दैट थिंग. Whatever sad and bad has happened, take it with a pinch of salt. Take it as a part of the destiny. Accept it and then move on. You have to do this. Otherwise,
you will be just carrying a burden of your past onto your, I mean, you are already carrying it onto your present, but otherwise you will be just carrying a burden of your past onto your future. Please don't do that. This is very very important. तो जितने लोगों को इस वक्त दिक्कत आ रही है कि हमें हमारा मोमेंटम नहीं बन रहा है, जिन्होंने इस साल नीट पीजी देना है और सीरियसली देना है, वो ये कह रहे हैं कि सर हमारा मोमेंटम नहीं बन रहा है, हमारा मोमेंटम नहीं बन रहा है। तो बेटा मोमेंटम आपका तभी बनेगा जब आप बनाना चाहेंगे। मोमेंटम तब आपका आपका तभी बनेगा जब आप बाकी चीज़ों को अपने दिमाग से हटा देंगे। मोमेंटम आपका तभी बनेगा जब आप एक फर्म डिसीजन, एक दृढ़ निश्चय ले लेंगे कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये 50 दिन 55 दिन 50-55 डेज मिले हैं, मुझे इनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइज करना और मुझे आगे बढ़ना है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मेनी पीपल विल नॉट बी एबल टू डू दिस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप 1 घंटा पढ़ रहे हैं तो आप ये मान के चलिएगा कि उस 1 घंटे में बहुत लोग नहीं भी पढ़ रहे हैं। तो टेक्निकली वो जो आप 1 घंटा मेहनत करेंगे उससे आपका जो गेन है वो 1 नहीं 2 घंटा होगा। Are you able to understand the mathematics behind it? So if you are working hard and studying hard for an hour, that means technically you are going to have a lead of almost 2 hours. Because many people, considering the indefinite postponements and considering all the uncertainties that have happened this year, many people will take time to hold themselves and to prepare themselves for preparing for this exam. So it is only one of those few people, ठीक है, बहुत थोड़े लोग होंगे जो यहाँ से स्ट्रांग होंगे, वो कहीं ना कहीं अपने आप को जल्दी इसमें मोल्ड कर जाएंगे और वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. नाउ दे हैव अ फाइनल डेट ऑफ एग्जाम इन फ्रंट ऑफ देयर आइज. दैट्स द फर्स्ट मंत्रा. द सेकेंड मंत्रा इज हाउ टू स्टडी. वो ठीक है, पहले दिमाग को क्लियर करना है, बैठना है, पढ़ना है. बट पढ़ना क्या है? हमने एक सिलेबस को पढ़ा है अभी तक. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव formulated a very easy way for you to understand this. That first you always read the syllabus, then you always remember the syllabus, then you always revise the syllabus, then you try to retain the syllabus. हमेशा ये होता है. There are 4 hours. Anything. You read, you remember, you revise, you retain. So first of all, reading. Now when I say reading, what does that mean? That you have to give a thorough reading to the entire syllabus. Now there are many of you who have messaged that I have done my first reading of almost 70 to 75%, but 30 to 35% is still pending. My suggestion is first to finish that 100% reading. I will always suggest that try to finish your syllabus first. You still have a good amount of time. So first suggestion is finish your syllabus. I know many of you start making, you start doing certain calculations, you start making certain theories that I will do reading of 80% and then I will revise 80%, rest 20%. See, these are our inner fears. Whatever topics that you are going to leave today, I assure you they will be kept left. They will be totally untouched even on the day of the examination. जो चीज़ आज छूट जाएगी वो लास्ट तक छूटी रहेगी. So first thing is, those who are still not done with their first reading, please ensure that go for your first reading very very carefully and swiftly. Second thing, if you have done a reading of let's say 70% and rest 30% is pending, my suggestion is to finish the reading of the first 30%. But at the same time, you have to keep yourself happier, to make yourself happy on a daily basis, to motivate you for the next day so that you can maybe increase 1 to 2 hours of studying the next day. So whatever topics that you have read and you feel that you know them, try to solve more and more of MCQs from them. So as of now, I will suggest divide your day into 3 parts. Let us say we're studying for 10 hours a day. So maybe what I will do is I will give first 4 hours to something which I have never touched, which I have never read, which I am absolutely not confident about. So first 4 hours, the first 4 hours which I feel are the most productive hours whenever we wake up, the next 4 hours from that moment I think they're the most productive. So first 4 hours are reserved for that thing which we have never touched ever. Next 3 hours are basically for practicing the MCQs, and those MCQs in particular are from the topics that we have probably read and probably even remembered and probably even revised. The next 3 hours, maybe we can do a recall of a mock test, of a grand test, of anything. So
if you will just keep on finishing the reading of that 30-40% syllabus, like you wake up in the morning and you decide that okay, I have not finished this 30%, I will just do reading of this 30% whole day. Of course you will be able to do that, but by the end of the day you will have a you will have a feeling in your head, आप एक दुविधा में पड़ जाओगे कि जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद आ नहीं रहा है, जो मैंने पढ़ा नहीं है वो ऑफ कोर्स मुझे याद हो नहीं रहा है, तो मैं कर क्या रहा हूँ. Because see, at this stage you are very, I mean it has happened with all of us, ये हम सबके साथ होता है, that we are kind of very vulnerable at this moment. So you have to understand that if you really wish to avoid this vulnerability, this is what I always say, that please try to make yourself happy. Keep yourself happy by the end of the day, because by the end of the day, if you have not achieved your goal, you will not be motivated enough to wake up next morning and accomplish this very difficult task of sitting on a chair and studying for another 10 hours, because you know that you have to do it almost for next 2 months, almost 2 months. So this is something that I want you to understand, that if you have to motivate yourself, you are supposed to motivate yourself. You're not supposed to seek motivation and inspiration every day from outside. That again is a wastage of time. So you have to set up a goal which is a short term goal, which is most importantly an achievable goal. तो आप पहले 4 घंटे दीजिए जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी, अगले 3 घंटे दीजिए जो चीज़ आपने पढ़ी है उसका आप MCQ सॉल्व करिए, आप उसको रिवाइज करने की कोशिश करिए उस सब्जेक्ट को. अगले 3 घंटे आप दीजिए जो चीज़ आपको लगता है कि आपने कोई मॉक एग्जाम दिया है या कोई और दिया जो आपने 1-2 बार दिया हुआ है, एंड उसको आप दोबारा से देख सकते हैं. I'll give you an example. Let's say, for example, when I was about to, enter into this phase of last 2-3 months of my PG entrance, what I did was, I knew that now I have 55-60 days in my hand. So I was pretty much confused that what should I do. So what I did was I took a A4 size paper and I started writing not the subjects, but the topics that I was not pretty confident about. Like in microbiology, I'll still remember, I was good with immunology, I was good with bacteriology, but I was totally clueless about virology and parasitology and even mycology. I knew that, okay, these are blah, 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 blah virus and blah, blah fungi, but I was not pretty confident that whenever I will see an MCQ, what will happen. So I wrote down on that paper virology, mycology, parasitology. In pharmacology, I was not very sure about chemotherapy. In pathology, I was not very sure about systemic, particularly renal path. So this way, I made a list for myself. That was my to-do list in last 60 days. So I used to allocate every morning 4.5 hours to that to-do list, because that used to give me a feeling. By afternoon, that used to give me a feeling that yes, this was something which I had left, and now I'm on the way of recovery. I'm on the way of covering even that topic which I have never touched till now. खुशी देती थी वो चीज़ मुझे. इट यूज टू बी अ फीलिंग ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड अचीवमेंट कि यार ये चीज़ बहुत लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ. नंबर 1. Number 2, in that OA4 paper, it was very difficult after a point of time, because see, I took one paper and by the end of it I had written on both the sides of at least 2 to 3 papers. So एक चीज़ एक वक्त पे आके मुझे इतना कन्फ्यूजन हो गया कि यार इस हिसाब से तो मेरे तो सारे टॉपिक रह गए, मैं कैसे करूँगा, मैं क्या सारी चीज़ों को कैसे पढ़ूँगा, मैं कैसे करूँ. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम something that came to my head was that if somebody can guide me, like for example, if I have not completely done mycology is all left, मेरे बिल्कुल नहीं आती mycology. So I probably thought at that point of time that if somebody can guide me with the most important points, or you can say with the most expected topics, subtopics, points or questions from this topic, I think that will save my time. So what I used to do was I used to take out MCQs from that. बात बहुत ध्यान से सुनना है. मैं उस टॉपिक के MCQs देख लेता था, बिकॉज MCQ देखने से मुझे एक आइडिया लग जाता था कि इस टॉपिक में से इन पर्टिकुलर ABCD चीज़ों पे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं. So I used to focus in making notes, in making concepts out of the notes only from those particular viruses in the entire virology. It's not that मैं बैठ गया और मैं पूरा टाइम virology पढ़ रहा हूँ. तो यहाँ पे क्या है, students, notes will really help you. That you have not gone through a reading of any particular topic or subtopic. So your first 4 hours are for that. We have already spoken about that. But initially you have to see a couple of questions from those topics so that you get an idea before studying the notes, before reading the notes. आपको एक आइडिया लग जाएगा कि यार इसमें से ज़्यादा आ रहा है, ये चीज़ अच्छे से पढ़नी है, इसको ये important है. With this, you start getting a hang of that thing. You start getting a hold on that thing जो आपने ठीक से अभी तक नहीं पढ़ी है.
नेक्स्ट 3 आवर्स, पहले 4 घंटा हो गया, टू डू लिस्ट की बात हो गई, टू डू लिस्ट बनानी है, सबको बनानी है, जो चीज़ें नहीं पढ़ी हैं अभी तक उनको पहले पढ़ना है। कई बार मैसेज आता है कि सर ये 70% हो गया, 30% नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि 30% छोड़ देता हूँ, 70% को रिवाइज करता रहता हूँ। गलत है, बिल्कुल गलत है। 30% को ख़त्म भी करना है 70% के साथ, लेकिन उसको सुबह के 4 घंटे देने हैं। जहाँ पे हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि हमें उसे कैसे पढ़ना है, हम उसके MCQs देख के वी विल ट्राई टू गाइड आवर सेल्फ टू फाइंड आउट व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विल ट्राई टू फिनिश आवर फर्स्ट रीडिंग ऑफ दैट 30-40%. So next 4 hours are for that 70%. Now that 70%, it's not something that you pick up vague. Like आप बोलते हो कि 70% में सर मेरा शॉर्ट सब्जेक्ट्स हो गया है, मेरा जो है 5 शॉर्ट सब्जेक्ट्स हो गया है, मेरा फिजियोलॉजी ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, मेरा जनरल पैथ ठीक है, मेरा हेमैट ठीक है। तो इट्स नॉट दैट कि आपने वो कॉपी उठाया एंड देन यू आर जस्ट फ्लिपिंग द पेजेस एंड यू आर नो, यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. Please try to understand the revision is always a retrospect. Studying is always prospective. Revision is always retrospective. Now, when I say retrospective, what does that mean? You take a topic wise question bank, you take a subject wise question bank, you take a system wise question bank. Like if you plan that, okay, 3.5 hours, see, first 4 hours is for topics of, let us say, microbiology. पहले 4 घंटे में आपने माइक्रोबायोलॉजी का वो टॉपिक देखा जो आपने कभी नहीं पढ़ा है। अगले 3 घंटे में आपने माइक्रोबायोलॉजी का जनरल माइक्रो या बैक्टीरियोलॉजी उठाया, बट ऐसे नहीं कि आप उसके भी नोट्स बैठ के पढ़ रहे हो, नहीं। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस. मे बी यू कैन टेक अ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जो आपके SWT होते हैं। आपने एक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिया एंड आपने उस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को सॉल्व करना शुरू किया। आपने बैक्टीरियोलॉजी का टेस्ट शुरू किया, आपने इम्यूनोलॉजी का टेस्ट शुरू किया, और वो करते करते देन यू रियलाइज दैट ओके, this is a concept that I thought I knew, but probably it came out to be wrong. So it is a time to unlearn a fact and relearn another fact. मेरी बात समझ रहे हो? ये हमारे साथ एग्जाम में बहुत बार होता है। हमें बहुत बार लगता है कि हमें ये चीज़, हमें ये कॉन्सेप्ट आता है, और हम जब एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं, जब हम उसका MCQ सॉल्व करते हैं, तो हमें सडनली उसका आंसर देख के रियलाइज़ होता है दैट द कॉन्सेप्ट दैट वी वर हैविंग और प्रॉब्ली वी वर लिविंग विद इज ऑल टुगेदर ऑपोजिट टू द एक्चुअल फैक्ट अबाउट इट. सो इट इज़ अ टाइम टू अनलर्न समथिंग एंड देन delete it and then relearn something. So that is a very difficult job, because once a mistake, always a mistake. Once a silly mistake, always a mistake. A human nature is having a tendency to commit the same mistake again and again. Whatever mistake that you are going to commit today in a mock exam, I assure you that if you will not work on that, if you will not see that again and again, if you will not highlight that, if you will not press in your head कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, then you will have the tendency to create and commit that same mistake again on the day of the final exam as well. So next 4 hours, you know that next 3 hours, 4 hours are for the topics that you are pretty confident about, but it's not that you will be just flipping the notes, because flipping the notes again and again is not going to solve the problem. You're going to solve MCQs from that thing, and after solving that MCQs, you will find that 30 to 40% of the things were actually messed up into your head. You felt something, but it was something, and then you will go back to notes again, and then you will try to correlate your mistakes with your notes, and you will try to correct your own self. The next 2 hours, 3 hours, whatever you have, I think you can probably use it by solving a grand test, or maybe you can use it by solving some X number of questions from that subject that you are finishing. Or maybe if you want some change, आपको लगता है नहीं यार थोड़ी diversity होनी चाहिए, तो आप कोई short subject उठा लो बड़े के साथ, आप कोई छोटा उठा लो बड़े के साथ. You have to keep yourself busy. Why? I'll tell you one thing. इस पूरे 55 डेज में आपका जो सबसे बड़ा एनिमी होगा, जो सबसे बड़ा दुश्मन होगा, जो सबसे बड़ी आपकी डिस्ट्रैक्शन होगी, वो आप खुद होंगे. आपको कोई और डिस्ट्रैक्ट नहीं करेगा. आई एश्योर यू, nobody else will distract you more than yourself. So it is the monotony, I assure you, I promise you, it is the monotony that is going to be the biggest deterrent in your preparation. And monotony, if I say monotony means that if you have a goal in your head, and that is a very long term goal, because probably most of the goals that we as students tend to make are actually long term goals which are technically unrealistic. हम सबके पास एक खूबसूरत सा स्टडी स्पेस होता है, एक लैम्प होता है, एक मार्कर्स होते हैं, स्केच पेन होते हैं, पेपर होता है, एंड वी मेक गोल्स फॉर आवर सेल्फ.
कि आज मैं इतनी देर में ये ख़त्म करूँगा, इतनी देर में ये ख़त्म करूँगा, इतनी देर में ये ख़त्म करूँगा, बिकॉज वी हैव काइंड ऑफ ओवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस। हम सब क्यों होती है, हम सब एक अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करके चलते हैं। तो हम जो गोल बनाते हैं, बनाने में बड़ा मज़ा आता है, उसको दीवार पे चिपकाने में भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसको फॉलो करने में शुरुआत के कुछ घंटों में मज़ा आता है, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है आदमी को लगता है कि यार हो नहीं पा रहा है, कहता है कोई बात नहीं मैं करूँगा, फिर एक बार और एफर्ट मारता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वो हो नहीं पाता। और जब वो हो नहीं पाता तो इंसान जब सोता है ना, तो वो दुख के साथ सोता है, वो एक फीलिंग ऑफ इनकम्प्लीशन के साथ सोता है, और वो इनकम्प्लीशन की फीलिंग सोने नहीं देती। आप 1 बजे सोने की कोशिश करते हो, दैट फीलिंग डज नॉट लेट यू स्लीप मे बी टिल 2:33 एंड टेक्निकली यू एंड अप लूजिंग अनदर 1.5 आवर्स। कैसे? सुबह जो उठना था 1 बजे सो के, जो सुबह 8 बजे उठना था, अब आप 9:30 उठोगे, तो 1.5 घंटा आप लेट सोए, 1.5 घंटा आप लेट उठे, कंपाउंडिंग इफेक्ट आता गया, आपका टाइम वेस्ट होता गया, आप उठे लेट, आपने रिपेंट किया, लास्ट दिन का सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ, आज के दिन का सिलेबस भी लेट शुरू हुआ, तो आज भी मेरा नुकसान हो गया, मैं कल भी नहीं पढ़ पाया, मैं आज भी नहीं पढ़ पाया, मुझे तो पढ़ना नहीं है, मुझे तो फ़ोन उठाना है, मुझे तो किसी को इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे पूछना है कि भाई तुम कैसे पढ़ रहे हो, कि भाई इकट्ठे रिवाइज करते हैं, भाई ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं, इंस्टा पे पेज बना लेते हैं, वहाँ से रिवीजन हो जाएगा, इसके चैनल, उसका चैनल, इसका ग्रुप, उसका ग्रुप, ये चैलेंज, वो चैलेंज, ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। It is just a waste of time. I have never been a fan of something which is quite famous these days. You can call it a generation gap or I don't know what, but this is all bizarre. Group study. ग्रुप स्टडी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। किसी के बोलने से मुझे 4 बातें, 6 बातें, 10 बातें याद हो सकती हैं, लेकिन याद रह नहीं सकती हैं। याद रखने के लिए उस चीज़ को इन आँखों से देखना ज़रूरी है, यहाँ घुसाना ज़रूरी है, और बार बार घुसाना ज़रूरी है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर यू आर गोइंग टू प्लान फॉर योर सेल्फ इज़ समथिंग विच फॉर विच यू हैव टू वर्क हार्ड। ये चीज़ बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो आप गोल्स बनाइए, मैं वापस उस बात पे आता हूँ, आप गोल्स बनाइए, आप शॉर्ट टर्म गोल्स बनाइए, रियलिस्टिक गोल्स बनाइए, अचीवेबल गोल्स बनाइए, अपने लिए बनाइए, किसी और के साथ मत बनाइए, किसी और के लिए मत बनाइए, क्योंकि किसी और के साथ गोल बनाएंगे और अगले दिन सुबह पूछेंगे और वो कहेगा मेरा गोल फॉलो हो गया, और आपको लगेगा मेरा नहीं हुआ, देन अगेन अ विशियस साइकिल, फिर से वही टाइम वेस्ट, लेट सोया, लेट उठा, मोर गिल्ट, मोर रिपेंट, मोर। प्लीज़ डोंट डू दैट। मैं वापस अपने पॉइंट पे आ रहा हूँ कि इन 55 डेज़ में आपका जो बिगेस्ट एनिमी होगा वो आप खुद होंगे, वो आपकी खुद की मोनोटनी होगी। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मेक श्योर दैट योर मोनोटनी डज नॉट लेट यू स्टॉप एनीवेयर, एंड दैट इज़ वाई आई ऑलवेज एडवाइज टू ऐड डाइवर्सिटी इनटू योर रिविजन। अगर आपका रिवीजन डाइवर्स नहीं होगा, अगर आपका रिवीजन में एक 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 प्लेथोरा ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं होगा, तो आप परेशान हो जाएंगे। एक और सजेशन है, आज तकरीबन 15 जुलाई है, सो फ्रॉम टुडे, लाइक फ्रॉम 15th of July to from 15th of July to 15th of August, my suggestion is to finish whatever is pending in your reading process, number one. Number two, try to revise almost 50% of your syllabus along with 100% reading of your subject. आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये वो सिलेबस का पार्ट है जो भी पढ़ा नहीं है, इसको इन 1 महीने में ख़त्म करना है। ये पूरे सिलेबस का 50% पार्ट 1 महीने में रिवाइज हो जाना चाहिए। उसके बाद सिलेबस का जो 50% पार्ट है वो हम कैसे रिवाइज करेंगे या आगे क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फॉलो सिस्टम वाइज। As of now, in next 30 days, we will finish reading of whatever is pending till now. We will try to finish the first revision as much as possible in a very quickest way. The last month, we will try to integrate the systems. We will try to integrate as in that in the morning when we'll wake up, we'll take up physiology. We'll take up what is preload, afterload, inotrope, chronotrope, cardiac cycle, and etc. In the by the beginning of the evening, we will come up to cardiovascular pharmacology. We'll try to read what are the drugs for MI, angina, arrhythmia, CHF, etc. Next day morning when you'll wake up and you'll pick up cardiovascular medicine, I'll tell you, I promise you, I assure you that half of the things, more than 70% of the things will be simple for you because you have already gone through cardiovascular physiology and pharmacology by the time you enter into cardiovascular medicine. So this integration is not supposed to happen today.
What is supposed to happen today is conquer your fear, and your biggest fear as of now, right now, is that topic, subject, or that percentage of the syllabus that you have not even touched once. And even if you have touched, you are not sure about it. You are not sure about it, that how you are going to solve the questions from that topic. So please make sure that we have to first conquer our fears, and along with that, we cannot just let it happen. Along with that, we have to practice a lot of questions, a lot of MCQs. Simple reading of the notes again and again is not going to help. Just practicing MCQs time and again is not going to help. You have to combine both of them together. You have to divide your day into three parts, as I have already said earlier. There is one more query that I want to answer. So first query was this, that sir, there is no momentum. I'm not able to give more than 5-6 hours, and even if those 5-6 hours are productive or not, I don't know. So that was my first answer to that question, that please make up your mind, think of the larger picture, think of the why that you started this journey. Please remember that even if you're not, if you're not studying for 1 hour, then somebody else is studying in that 1 hour. So technically there is a lag of 2 hours. So you're losing every minute day by day. There are many people who are going to take advantage of this situation because they are strong from here, and they will definitely take a leap. It is just like a relay race. वो लोग बहुत आगे निकल जाएंगे, आपको समझ में भी नहीं आएगा. ये रेस आपके हारने का कारण आपका कम इंटेलिजेंट होना नहीं है, आपका कम मेहनती होना नहीं है, आपका उसमें डेस्टिनी लक का कोई रोल नहीं है. ये रेस आप सिर्फ इसलिए हार जाएंगे क्योंकि आपने सही टाइम पे सही चीज़ नहीं करी होगी. और वो क्या है कि एट द टाइम्स ऑफ डिस्पेयर यू हैव टू वर्क हार्ड. आपदा में अवसर बहुत थोड़े लोग ढूंढेंगे. ये जो भी चल रहा है, ये जो बार बार नीट पीजी पोस्टपोन हो रहा था और अब फाइनली एक डेट आई है, ये आपदा है. इसमें अवसर सिर्फ मुश्किल से 1% लोग ढूंढेंगे, वही 1% इंटरव्यू देंगे, वही 1% की रैंक आएगी, वही 1% आगे जाएगा. आपको उस 1% में आना है, नहीं आना है, ये आपने डिसाइड करना है. आपने क्रिप करना है, सुबह उठ के रात को सोते हुए आप कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, किसी भी ग्राम पे क्रिप करना है, किसी के आगे करना है, आप करिए. आप ये नॉनसेंसिकल चैलेंजेस लीजिए, आपको जो करना है करिए. नन ऑफ देम मेक सेंस टू मी एट ऑल. ऑल दैट मेक सेंस टू मी इज 19 सब्जेक्ट है, नोट्स मेरे पास है, प्रैक्टिस मुझे करनी है, MCQs कैसे सॉल्व करने हैं ये मैंने देखना है. दैट्स ऑल. एक जो बार बार देयर इज वन क्वेरी दैट आई गेट फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स, दैट सर whenever I see on any of the social media or again on these channels and everything, sir, there are certain terms which a faculty has asked or which my fellow student has asked, and sir जो लोग उस पर आंसर दे रहे हैं, I don't think I have even heard of those topics or terms. सर एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, सर मुझे बहुत फोमो वाली फीलिंग होती है, fear of missing out. So there is nothing like that. Whenever you have any entrance exam, majority of the questions in that entrance exam are meant to be on an average scale. So if somebody is using certain fancy terms in front of you as of now, that doesn't make you any inferior in your preparation from that particular ex student. So have faith in yourself, have faith in your preparation, have faith in your study, and then move forward. Third question, दो क्वेश्चन हो गए. फर्स्ट वॉज टू मोमेंटम वाला बात हो गया, एंड हाउ टू प्लान माई पेंडिंग सिलेबस एंड माई फिनिश सिलेबस. सेकेंड क्वेश्चन about that, alien questions and alien topics, I feel FOMO feeling. So now the third question. Third question that I see often is in my messages, that how to improve the number of correct questions in my grand test. I'm stuck at 100, 95, 105, whatever. देखो ऐसा है, एक बात को लाइफ में हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी भी अपनी कामयाबी को नहीं, अपनी हार को गिनना चाहिए. If you really wish to excel in your life, then you're not supposed to look back to your success. You're supposed to look back at your failures. आप मेरी बात समझ रहे हो? Because when you fail at one thing, you actually learn that one thing with which you will probably succeed next time. कैसे? मैं बताता हूँ. You see MCQ, you are solving an MCQ, ठीक है? MCQ सॉल्व करने के बाद आपने 4 ऑप्शन देखी हैं उसमें. आपको लगता है कि आंसर C हो सकता है, A हो सकता है.
आपने कहा चलो यार ए मार्क कर देते हैं, प्रॉब्ली यू फॉलोड योर हार्ट और योर गट फील, कुछ भी कह लो, इंस्टिंक्ट कह लो, आपने ए मार्क कर दिया। उसके बाद आप उसको रिवाइज करने लगे या आपने देखा तो उसमें आंसर सी था, यू आर कन्फ्यूज बिटवीन ए एंड सी, you marked A, but the answer came out to be C. Now, this is something that is going to happen in majority of the exams, that is going to happen in majority of the questions in your exam. आप मेरी बात समझ रहे हो? आपके एग्जाम के अंदर मेजॉरिटी के अंदर यही होने वाला है कि आप दो को ऑब्सोलीट कर लोगे, दो ऑप्शंस आप हटा लोगे, उन्हें आप एक्सक्लूड कर लोगे, उसके बाद दो में आप कंफ्यूज होगे, आप एक मार्क करोगे, निकलेगा वो दूसरा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज देर इज समथिंग विच इज़ कॉल्ड एज अ थियोरी ऑफ रिलेटिव कन्फ्यूजन। ये लाइफ में भी होता है हमारे साथ, हम जिंदगी में भी ये गलती अक्सर करते रहते हैं। सो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है? यू आर सॉल्विंग अ ग्रैंड टेस्ट, यू आर सॉल्विंग अ मॉक टेस्ट, यू हैव सीन सम 200 क्वेश्चंस, 200 क्वेश्चंस में यू टेल मी, यू ऑलवेज मैसेज मी, यू ऑलवेज टेल मी कि सर मेरे 90 ठीक है, 95 ठीक है, तो मैं क्या करूं? मैंने क्या करना? 95 अगर ठीक है तो अच्छी बात है ना, उसके लिए तो मेहनत करी है ना, उसके लिए तो पढ़ाई करी, तभी तो 95 ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट दैट 105 जो ठीक नहीं है? वर्क ऑन दैट। नेक्स्ट टाइम डू नॉट मैसेज मी दैट सर आई गॉट 80 करेक्ट, 90 करेक्ट, 100 करेक्ट। टेल मी दैट सर आई गॉट 120 इनकरेक्ट, I got 105 incorrect. And the moment you will start always saying कि इस मॉक में मेरे इतने गलत हुए, तो अगर आप उस गलती पे मेहनत करोगे, अगर आप उस गलती को रिवाइज करोगे, अगर आप उस गलती को देखोगे, तो आप अगली बार वो गलती नहीं करोगे। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम हमेशा सही की बात करते हैं, गलत की तो बात ही नहीं करते हैं यार। मैसेज आप देख लो, आप में से किसी ने आज तक मैसेज नहीं किया कि सर मेरे 105 गलत हो गए। हर कोई बोलता है 95 करेक्ट हुए। Please ensure that 105 questions that you got wrong actually are not 105 questions. They are 420 options. आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर 105 सवाल गलत हुए हैं तो साला वो 105 सवाल गलत नहीं हुए, वो 420 ऑप्शंस गलत हुई हैं। तो आपको उन 420 की 420 ऑप्शंस को देखना है और उन्हें बारी बारी समझना है, और नेक्स्ट टाइम वो ऑप्शन से रिलेटेड कोई और फ्रेमवर्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको उसे सॉल्व करना है। 105 questions wrong does not mean 105 questions, that means 420 options. You have to see all those 420 options, because next time an examiner like me is going to add certain permutation and combination in those 420 questions, and he is going to give you another set of question. वो 420 options को लेके फिर एक नया क्वेश्चन बना के आपको देगा और आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। So the moment you feel that you are stuck in your grand test, mock test, any test on a particular level कि मेरे इतने सही हो रहे हैं, इसके आगे नहीं जा रहा है, मेरा ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है, तो start analyzing the questions which are wrong. क्वेश्चन का एनालिसिस कैसे करना है? उसकी 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस को जाके नोट्स में से पढ़ना है कि इस ऑप्शन का अगर ये इस क्वेश्चन के अंदर लेट अस से एक क्वेश्चन गलत हो गया, उसकी 4 ऑप्शन है, आंसर बी है, मतलब ए सी डी का उस क्वेश्चन से लेना देना है, लेकिन वो आंसर नहीं है, लेकिन वो किसी का आंसर तो होगा, वो ए सी डी किसी का आंसर तो होगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेजेट्स डिजीजेस, बिस्फॉस्फोनेट्स, कैल्सिटोनिन, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, टेरिपेराटाइड। मुझे मालूम है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पेजेट्स डिजीजेस बिस्फॉस्फोनेट्स, मेरे से कन्फ्यूजन हो गया, मैंने कैल्सिटोनिन मार्क कर दिया, कैल्सिटोनिन सही आंसर नहीं है, क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है, सही आंसर क्या है? बिस्फॉस्फोनेट्स है। नाउ आई हैव टू वर्क ऑन बिस्फॉस्फोनेट बिकॉज आई गॉट दिस क्वेश्चन रॉन्ग, सो इट इज माई मॉरल ड्यूटी नॉट टू वर्क ऑन दैट क्वेश्चन, ब्लडी वर्क ऑन दोज 4 ऑप्शंस। सो मैंने बिस्फॉस्फोनेट देखा कि पेजेट्स के अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की भी ड्रग ऑफ चॉइस है। कैल्सिटोनिन भी पेजेट्स में देते हैं, बट वो पेन रिलीफ के लिए देते हैं। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर मेनली ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज होता है। And then teriparatide is again something which is used for osteoporosis, but that too when the osteoporosis does not respond to bisphosphonate or there is some development of bisphosphonate resistance or toxicity, then we use teriparatide, recombinant parathormone. So क्वेश्चन गलत होता है तो सिर्फ उस क्वेश्चन को ये नहीं देखना है कि हाँ अच्छा हाँ मैंने ए मार्क किया, इसका आंसर बी है। नहीं, मैंने ए मार्क किया लेकिन आंसर बी है, लेकिन ए क्यों नहीं है, सी क्यों नहीं है, डी क्यों नहीं है, ये देखना भी तो तुम्हारा काम है ना यार। तो जो लोग जीटी पे एक स्कोर पे स्टक हो रहे हैं, वो अपने रॉन्ग क्वेश्चंस को देखो, वॉट एवर इज योर सोर्स ऑफ स्टडी, वेदर दैट इज नोट्स और एनीथिंग, नोट्स ही हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे आपको अपने आप को सेल्फ एनालाइज करना है जीटी के स्कोर के साथ और आपको आगे बढ़ना है।
तो ये कुछ 3-4 कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे लगे वो मैंने पहले एड्रेस किए. देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन दैट आई फाउंड वाज दैट सर व्हाट इज़ द प्लान फॉर समवन who is eligible for this NEET PG but not serious this year. मेरे पास कोई जवाब नहीं है. मैंने बहुत सोचा इस क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन ये है कि जो इस साल के लिए एलिजिबल है लेकिन सीरियस नहीं है, तो अगर सीरियस नहीं है तो फिर प्लान किस बात का है? आप मेरी बात समझ रहे हो? ये क्वेश्चन जिसने भी पूछा है, मैं आई वुड वांट टू रिप्लाई दैट इन डीएम ऑल्सो, बट मुझे लगा इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि सर मैं इस साल नीट पीजी के लिए एलिजिबल तो हूँ लेकिन मैं सीरियस नहीं हूँ. तो फिर प्लान किस बात के लिए? जिस दिन आप सीरियस हो जाएंगे उस दिन हम प्लान की बात करेंगे. सेकंड, सर प्लान फॉर समवन हु हैज़ जस्ट स्टार्टेड स्टडिंग, मतलब उसको पहले से पढ़ता हुआ आना चाहिए था लेकिन वो नहीं पढ़ा है. अभी एग्ज़ाम की डेट निकल आई, उसको भी एकदम से लगा कि यार चलो बोर हो रहे हैं, थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, उसके लिए कोई प्लान. मैं एक ही चीज़ बोलूँगा that if you have done your first reading thoroughly, then only you will be able to utilize next 55 days or whatever time is left for your entrance exam. Otherwise things are not going to be that simple. ये कोई हंसी मजाक की चीज़ नहीं है कि साल भर नहीं पढ़े, आखिरी के 55 दिन में कुछ 5,000 4,000 3,000 MCQ सॉल्व कर लिए, हो गया. ऐसे नहीं होता. ये एक ज़माने पहले हुआ करता था, अब वो भी नहीं चलता. There's one more question that I came across time and again. That was ki, what is the advice for the final year students? But as far as your final year is concerned, my only suggestion is to follow the subjects of the final year. Exam is going to be clinical, or if not thoroughly clinical, but at least there will be a clinical bent in almost every alternate question. आप मेरी बात समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम पूरी तरह क्लिनिकल हो जाएगा और बेसिक सब्जेक्ट्स हट जाएंगे, प्री पैरा क्लिनिकल हट जाएगा. ऐसा नहीं होगा. लेकिन ये भी नहीं होगा कि एग्ज़ाम बिल्कुल बेसिक पूछ लेंगे. नहीं, एग्ज़ाम विल हैव अ क्लिनिकल बेंट. इट विल बी ऑन अ क्लिनिकल टेंजेंट इन एवरी ऑल्टरनेट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू सी, एंड दैट आई कैन अश्योर यू. पर्टिकुलरली INI-CT में भी आप देखना, माइनर सब्जेक्ट्स की, शॉर्ट सब्जेक्ट्स की वैल्यू, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की वैल्यू बहुत बढ़ गई है. इंटीग्रेशन होगा उसके अंदर, देयर इज़ नो कन्फ्यूजन. Another question that I came across was that sir, I'm doing this job which I cannot say goodbye to, और सर मुझे तो ये हर हालत में इस टाइम में पढ़ना भी है और जॉब के साथ में कैसे पढूं? स्टील टाइम, दैट्स द ओनली वे. जो मैंने एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मैंने बोला कि 4-5 घंटे वो पढ़ो कि जो नहीं पढ़ा है, ठीक है, 4-5 घंटे जो कि वो आपने नहीं पढ़ा है, 2-3 घंटे आपने जो वैसे आपने नहीं, मतलब जो आपने पढ़ा है लेकिन उसको रिवाइज करना है, फिर 3-4 घंटे आपको ये मॉक टेस्ट दीजिए. आप इसके अंदर 1-1, 2-2 घंटा कम कर लीजिए. इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब विच यू कैन, माई सजेशन इज ऑलवेज टू लीव द जॉब एंड सिट बैक एंड गेट बैक टू योर स्टडी टेबल, चेयर एंड योर बुक्स. मैं तो कभी भी सजेशन नहीं दूंगा दैट दीज आर द मोस्ट प्रेशियस 55 days. मेरी बात समझ रहे हो? ये 55 दिन या 50 दिन जो भी रह गए हैं, ये सबसे सबसे प्रेशियस डेज हैं. ये नहीं लौट के आएंगे. ये 1-1 मिनट, ये 1-1 घंटा लौट के कभी नहीं आएगा. और जो इसके अंदर निकाल जाएगा वो पूरा साल बचा जाएगा. एटलीस्ट साल नहीं तो नेक्स्ट ईयर, होपिंग दैट कोविड डजंट स्ट्राइक अगेन. सो आई थिंक देयर इज नो there is no point in thinking that there will be a delay in the next NEET PG. I don't think that there will be a delay in the next NEET PG. हम ये सोचें कि यार नेक्स्ट NEET PG तो जो है 2022 में प्रॉब्ली अप्रैल में होगा या सितंबर में ही होगा. नहीं, अप्रैल में होगा, क्यों नहीं होगा? If COVID scenario is settled, then exams will be on time. So my suggestion to all of you is that please ensure that this is the most precious time that you have in your hand, and if you can leave your job and get back to utilize every single minute that you have in your hand, I think that's the most wonderful thing that you can do. First thing. Second thing, as far as the clinical questions are concerned, we have given a lot of clinical based questions in the in the mock test, in the CBTs, in the INI-CT papers, and even we have been discussing in the clinical integrated sessions also, the anatomy orthopedic session also, in the grand round also. I've been putting a lot of clinical questions otherwise on social media as well, where we have given you a lot of clinical vignettes also. Plus, apart from that, whatever notes that you have made, if you remember, they were all clinical. They were all OPD, next patient please, इसने ये कहा, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, तुमने ये कहा. So हमने उन सब के बारे में बात करी है. So my suggestion to all of you is
that whatever you are reading or studying at this particular moment, please try to give that a clinical bent even while studying, so that the things have a longer retention into your head. So these were certain important questions that were asked in the DM also, and I thought that I should just compile all of them together and come on a live session, so that maybe I can help you guys with the most probable advice that I have always felt as important. So I think with this we can come towards the end of the session. I'll be doing a live session very soon again. But all said and done, don't want to waste any of your time, and I'll be more than happy that you benefit from this session. You take home a message that you are for yourself, by yourself, and to yourself. And please ensure that this every single minute is precious. Wasting that on any of the here and there social media, anything is not going to be worth it. Please utilize this time as much as you can, and make sure that you set up short term achievable goals for yourself. Don't let monotony kill you at any single point of time, and utilize this every moment to make sure that you prove yourself right for the reason, right for the why with which you started your journey. I wish you all the best. If still there is any issue, any query, feel free to put that as a message on the Instagram Messenger also. I will try to answer almost all of them. And just make sure that it is the time where just 1% of the whole quantum of aspirants are going to take a massive leap, just because they understand that in the times of despair, the one with the common sense always टेक्स द लीड. आपदा में ही अवसर है, इस अवसर को पहचानिए, आगे बढ़िए, दिमाग का संतुलन बना के रखिए, खेल को समझिए. ये एक बहुत ही क्रूशियल गेम बन चुका है इस वक्त. आपके पास एक लिमिटेड टाइम है, एक एक मिनट की वैल्यू है, उसको आपको यूटिलाइज करना है और आपको आगे बढ़ना है. वी आर ऑल विद यू. जितने भी आपके फैकल्टीज़ हैं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हैं, वो सब आपके साथ हैं. सब आपका अच्छा चाहते हैं, भला चाहते हैं, सब आपके लिए प्रे करते हैं. तो प्लीज़ आप उस चीज़ को इस्तेमाल करिए. कहीं और भी कोई सवाल आता है मन में तो आप प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. जहाँ पे एक बहुत लोग ये भी अभी भी इस वक्त भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं इस वक्त क्या करूं, तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं, आप इस वीडियो को दोबारा देखिए. अगर आपको फिर से कोई कन्फ्यूजन लगता है, आप मुझसे पूछिए. आपको लगता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर और एडवाइस चाहिए उस चीज़ को लेके, we can plan a Zoom session on that also. So if anything is there, we are more than happy to help you. Thank you so much. Goodbye, good night, and I wish you guys all the best. Take care of yourself, take care of your intelligence quotient, and I'm sure you will be able to succeed. Bye bye. Thank you.